नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे प्लीज़ मैसेज करके बताइए। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है? एक बार मुझे मैसेज कीजिए। अर्चना जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे प्लीज़ बताइए। आपने लिखा है कि मैं आपको फॉलो करती हूँ। देखिए, आज मैं यहाँ पर एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाली हूँ जिसे आज सुबह मैंने समाचार पत्र में पढ़ा और मुझे लगा कि अपराध करने के जो तरीके हैं दिन प्रतिदिन वो नए होते जा रहे हैं। शायद आपने भी उस घटना को पढ़ा होगा, सुना होगा। मेरे द्वारा पोस्ट भी किया गया था जहाँ पर एक पति अ, को इस तरह से उसके बॉडी के टुकड़े किए गए, ये कहना मेरे लिए बड़ा ही कठिन हो रहा है। सोचिए उसके परिवार के साथ क्या, उन पे क्या बीत रही होगी। उसके जो घर में उसके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या की जाती है, जहाँ पर पत्नी के द्वारा ही हत्या हो रही है, जहाँ पर एक पत्नी, उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, जहाँ पर उनकी एक बेटी थी। सोचिए, आज उस बच्ची के लिए जिसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, माँ जो अब शायद जेल के अंदर ही रहेगी, सोचिए उस बच्ची पर उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। इस तरह की घटना जब देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो सबसे पहले जो दिमाग में ख्याल आता है वो बच्चों के लिए आता है। पारिवारिक विवाद, चाहे उसमें अपराध कुछ भी हो, चाहे अडल्ट्री का हो, चाहे घर में माता पिता और बहू की नहीं बन रही हो, चाहे वो हो, या किसी भी तरह से अपराध कारित हो रहा हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो बच्चों का होता है। और यहाँ पर दोनों पेरेंट्स को बच्चे के बारे में सोचना भी चाहिए। लेकिन ऐसे रिश्ते में बंधने का भी क्या फ़ायदा जहाँ पर आपका पति, आपकी पत्नी अब रहना ही नहीं चाहती है, या वो अवैध संबंध में रह रहे हैं। ऐसे में अपने मैसेज पर बहुत लोगों के मैं कमेंट पढ़ती हूँ जिनका ये कहना होता है कि सेक्शन 9 का केस मेरी पत्नी ने किया है या मेरे पति ने किया हुआ है, लेकिन हम घर नहीं जाना चाहते हैं, हम तलाक भी नहीं देना चाहते हैं। सेक्शन 9 का केस करते करते 5 साल बीत चुके हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, जहाँ पर दोनों में से आपका पार्टनर कहता है कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सोच के बैठे हो कि वो एक दिन वापस आएगा। जब पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो मुझे लगता है कि सबसे सही तरीका है कि आपसी सहमति से अलग हो जाइए। देखिए, ये वीडियो मतलब जो मैं लाइव अभी यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर इस आने का उद्देश्य मेरा यही है कि देखिए, जब कोई अपराध कारित होता है, कोई घटना घटित होने वाली होती है, पारिवारिक विवादों में खास तौर पर, क्योंकि एक दिन में तो होता नहीं है पारिवारिक विवाद, ये 2 महीने में भी हो सकता है, 1 साल भी लग जाता है, जहाँ पर दोनों के बीच में अनबन हो रही है। 2 दिन में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब कोई अपराध कारित हो रहा है तो कई बार उस अपराध की दस्तक हमें सुनाई देती है और उस दस्तक को हम समझ नहीं पाते हैं। खास तौर पर पुरुष वर्ग, जो कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे एविडेंस तैयार करने चाहिए। देखिए, होता क्या है, होता ये है कि जब किसी महिला पर अत्याचार होता है उसके पति के द्वारा, सास ससुर के द्वारा, तो ये जानकारी वो कहीं ना कहीं साझा करती है। किससे? अपनी दोस्तों से कर सकती है, अपने रिश्तेदारों से कर सकती है, माता पिता से कर सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं पुरुष वर्ग की, तो वो अगर किसी भी समस्या से जूझ रहा है, खास तौर पर पारिवारिक विवादों से वो जूझ रहा है, तो वहां पर वो उस समस्या के लिए घर में किसी से बात नहीं करेगा, ना अपनी बहन से बात करता है, ना अपनी माता जी से बात करता है, ना दोस्तों से बात करता है। उस समस्या को वो ये सोचता है कि ये बहुत छोटी सी समस्या है,
अगर पत्नी नाराज होके जा रही है तो कोई बात नहीं, 6 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, इस तरह की समस्या होती है अगर शुरुआत में, तो वो बहुत लाइटली उस बात को लेता है और उसका अंजाम ये होता है कि झूठे केस उस पे हो जाते हैं। अधिकतर आजकल के समय की बात कर रही हूँ मैं, जब कानून बनाए गए थे तो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाए थे। उस वक्त महिलाओं पर अत्याचार होता था, ऐसा नहीं है कि आज महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है, आज भी होता है, लेकिन आज कानून महिलाओं के लिए बिल्कुल बने हैं और बनने भी चाहिए। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून बनने चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है पुरुष वर्ग की, जहाँ पर बात आ जाती है पति की, तो वहाँ पर उसके लिए भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए, उसके लिए भी तो कानून होना चाहिए। लेकिन कानून नहीं है, क्योंकि कानून ना आप बना सकते हैं ना मैं बना सकती हूँ। कानून बना सकता है तो सिर्फ सरकार, वो जो संसद में बैठे हुए हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ आवाज़ उठाना है ना। तो फिलहाल देखिए, जो अभी सिचुएशन है, करंट में जो सिचुएशन है उसकी बात करते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मेरे यहाँ पर जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर केस चल रहा है, जो केस को जूझ रहे हैं, सालों साल से जूझ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जहाँ पर पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन अभी किसी भी प्रकार से कोई केस नहीं हो रहा है, लेकिन उनको डर है कि कल को हमारे साथ कोई घटना घटित हो सकती है। अब ऐसी अवस्था में हम अगर ये कहें कि पुरुष वर्ग के लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे पक्ष में जज साहब कोई फैसला नहीं देते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता है, इन बातों को अलग करके जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, हमें वो करना है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है एविडेंस इकट्ठा करना। हमारे हाथ में है कि अगर अपराध कारित, आपको लग रहा है कि अपराध हो सकता है, दस्तक सुनाई दी जा रही है आपको, इस तरह से घटना घटित हो सकती है आपके साथ, तो वहाँ पर एविडेंस तैयार कीजिए। दूसरा, अगर आपको अपने पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है तो तुरंत वहाँ पर आपसे समझौते से अलग हो जाइए। ये जो घटना मेरठ में हुई थी, जहाँ पर सौरव कुमार और उनकी पत्नी जो मुस्कान थी, उसने अपनी प्रेमी के साथ, जिनके साथ उनका अफेयर था, उनके साथ मिलकर सौरव की हत्या कर दी। जो समाचार पत्र में मैंने पढ़ा, जो मैंने जानकारी इस केस में जुटाई, तो सोचिए कि कितना प्लान करके ये क्राइम किया गया होगा। जहाँ पर सीमेंट रखा, जहाँ पर एक ड्रम घर पे रखा गया, जहाँ पर उनको ये अंदेशा था कि इस ड्रम में इतना सीमेंट डाला जाएगा, तो सोचिए कितना प्लान करके किया हुआ है। सोचिए उस व्यक्ति के, अपने पति के, जिस महिला ने प्रेम विवाह किया था, उसकी एक बच्ची भी थी, उसने अपने ही पति के टुकड़े किए, 15 से 20 टुकड़े इस तरह से किए, और सीमेंट में उसने उस अपने पति को, जिसके साथ उसने जीवन भर साथ रहने की कसम, वादे और प्रेम में भी वो थे, और ऐसी घटना को अंजाम दिया। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद वो महिला अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए चले गई। अब सोचिए कि उस बच्ची का क्या होगा। घटना तो घटित हो चुकी है, महिला को शायद एहसास होगा कि अब कि उसने क्या किया है। एक प्रेम विवाह हुआ, दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, और लेकिन इसमें एक पॉइंट मैंने पढ़ा जिसमें ये था कि उन दोनों के बीच में जब कोई तीसरा व्यक्ति आया था, जहाँ पर जो उनकी वाइफ का नाम था मुस्कान, उसका एक प्रेमी था साहिल शुक्ला। जब उन दोनों के बीच में अफेयर हुआ होगा तो पति को कहीं ना कहीं ये पता होगा कि इन दोनों के बीच में इस तरह से अफेयर है, या अंदेशा हुआ होगा। तो हुआ भी था इस केस में। यहाँ पर दोनों का प्रेम विवाह हुआ, उसके बाद कुछ समय के बाद सौरव को पता चला कि पत्नी का अफेयर हुआ। अफेयर के बाद दोनों के बीच में मतभेद हुआ, विवाद शुरू हुआ और मामला न्यायालय तक पहुँच गया था। न्यायालय में पहुँच तो गया था, तलाक की बात भी हो गई थी, लेकिन परिवार वालों ने समझाया होगा और मेरे ख्याल से दोनों ने समझौता किया कि भाई आइंदा ऐसा नहीं करेंगे।
और पति ने तुरंत विश्वास भी कर लिया कि मेरी पत्नी ऐसा क्राइम कभी कर नहीं सकती। अब उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन यहाँ उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सोचिए कि इस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया, जबकि सौरभ को अंदेशा होगा कि इस तरह से महिला कर सकती, क्योंकि वो विदेश में था, क्योंकि नौकरी करने के लिए विदेश भी जाना ज़रूरी है भाई। नौकरी के लिए पैसा भी चाहिए घर परिवार चलाने के लिए। लेकिन इस तरह से अगर आपको भी लगता है, इस यहाँ पर लाइव सेशन में मैं इसलिए आई हूँ कि अगर आपका भी अवैध संबंध की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है और आप फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरा पति मेरे पास ही रहे, मेरी पत्नी मेरे पास ही रहे, किसी दूसरे के साथ ना जाए, मेरे पास ही रहे, तो अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, आपको ऐसा लगता है कि वाकई उसने गलती स्वीकार की है और अनजाने में से ये घटना घटित हो गई है ना, तो वहाँ पर फिर भी आपको एविडेंस मतलब अपनी आंखें खुले रखिए। और अगर लगता है कि नहीं, सुधार नहीं है इन दोनों के बीच में, महिला मेरे साथ रह तो रही है लेकिन इसका मन, इसका ध्यान, इसका मोबाइल ना ये टच करने देती है, ना ये घर वालों से बात करती है, इसके बिहेवियर में कोई चेंज है, तो उस वक्त मुझे लगता है कि आपसी सहमति से आप लोग अलग हो जाइए, क्योंकि यही शायद आप लोगों के लिए सही रहेगा, ये बच्चों के लिए भी सही रहेगा। और अडल्ट्री की बात जहाँ पर आती है तो वहाँ पर आपके पास एविडेंस जो होने चाहिए वो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि पति के पास जो रास्ता है, अगर बात की जाए अफेयर की, तो पहले अडल्ट्री पर सज़ा होती थी। 2018 में इस जो ये सेक्शन था इसको ख़त्म किया गया और इसको एक ग्राउंड बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर पति या पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, अडल्ट्री पे वो रह रहे हैं, तो आप इसको ग्राउंड बनाकर तलाक की मांग कर सकते हैं। अगर आपको मानसिक हिंसा हो रही है, मानसिक क्रूरता आपके साथ हो रही है, तो आप इसे ग्राउंड बनाइए और तलाक ले लीजिए। लेकिन अडल्ट्री को ग्राउंड बनाकर डाइवोर्स लेना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट मतलब ये है कि इसमें आपको पुख्ता एविडेंस होने चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न और यहाँ पर उठता है कि मान लेते हैं कि एक पति पत्नी है, उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। तीसरा व्यक्ति जब आता है तो वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है अपने प्रेमी से, तो क्या कल को अगर भरण पोषण का केस किया जाएगा, मेंटेनेंस का केस किया जाता है, पति कहता है भाई ये बच्चा मेरा नहीं है, और वो ये कहता है कि मैं इसको पैसा क्यों दूं, तो ऐसे केसों में अगर जब तक ये साबित नहीं होता है कि पत्नी अडल्ट्री पे है, पत्नी का अवैध संबंध है, तब आपको वो जो भरण पोषण है, मेंटेनेंस जो है उस बच्चे की, वो आपको ही उठानी पड़ेगी। यानी कि जो तीसरे से बच्चा हुआ है उसके पिता की भूमिका आपको ही निभानी पड़ेगी। या आप डीएनए टेस्ट के लिए नहीं कह सकते हैं। जो तीसरा जो बच्चा हुआ है उसका भरण पोषण की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ तक कि आपकी ही होगी, यानी कि पुरुष वर्ग की ही है। ये तो मैंने कुछ इस तरह के प्रश्न मेरे पास थे। एक प्रश्न जो था कि अगर वाइफ मुझे लगता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो क्या मैं डीएनए टेस्ट के लिए कह सकता हूँ कोर्ट में? देखिए, कहने को तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपका जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट इन मामलों में बिल्कुल भी नहीं सुनता है पति की, और यहाँ पर वो मामला खारिज ही हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आपसी सहमति से अलग होने की कोशिश कीजिए। एक प्रश्न मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इनका कहना है कि मेरे केस को साल भर हो गया है, फैमिली कोर्ट में चल रहा है, मैं क्या अब तलाक लेने की कोशिश करूं? अब आपने ये तो बताया नहीं मुझे कि केस कौन सा चल रहा है। क्या घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है, 498A का लग रहा है, सेक्शन 9 का केस है? पहले आप मुझे ये जानकारी दीजिए, उसके बाद मैं फिर आपको कानूनी जानकारी दूंगी। और साथ में आप लोगों से निवेदन करूंगी कि अधिक से अधिक लोग इस पेज को शेयर कीजिए, जिससे अगर किसी को प्रश्न मुझसे पूछना हो तो वो कानूनी सहायता प्राप्त कर सके।
एक प्रश्न और यहाँ पे लूँगी। इनका कहना है कि मैडम, अगर लड़की पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो क्या फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा? देखिए, आपकी पत्नी आपके साथ रहे चाहे ना रहे, आपके विवाह को 1 घंटा क्यों ना हुआ हो, 1 दिन क्यों ना हुआ हो, 1 साल या 10 साल, मेंटेनेंस तो आपको देनी ही पड़ेगी। आपकी पत्नी कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, वो चली गई, वो मायके चले गई, फिर भी आपको देना पड़ेगा। आपको अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। आप इसमें पति का कोई बचाव नहीं हो सकता है। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी स्वयं आपको छोड़कर चली गई है, आपने के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया और पत्नी स्वयं छोड़ के गई है, तो इन केसों में मेंटेनेंस देने से बचाव हो सकता है। जहाँ पर महिला अडल्ट्री पे रह रही है या पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है, इस तरह के जहाँ पे क्राइम है, वहाँ पर मेंटेनेंस से बचाव किया जा सकता है। लेकिन आप ये कहें कि मेरी पत्नी मायके चली गई है, मुझे छोड़ के चली गई है, तो क्या मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? आपको बिल्कुल देना पड़ेगा, अगर वो केस करती हैं तो। यहाँ तक कि आपको बच्चों का भी देना पड़ेगा। एक प्रश्न और जो लोगों के द्वारा अक्सर पूछा जाता है, ये रहता है कि अगर मान लेते हैं कि आप आप ऐसे ही जा रहे हैं कहीं पे, आपकी मुलाकात पुलिस वालों से हो जाती है और पुलिस वाले आपसे कहते हैं कि भाई आपने तो क्राइम किया है, आपने ये मान लेते कि ये कह दिया कि आप तो गाड़ी जो है बहुत तेज़ी से चला रहे हो, जबकि आपने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फिर भी पुलिस वाला आपको रोक रहा है, कह रहा है कि भैया पैसा दो हमको, तब हम जाने देंगे, नहीं तो हम केस कर देंगे। अब जब आपसे कोई ऐसा कहेगा तो आप भी थोड़ा गुस्सा होंगे, कुछ गुस्से होंगे तो आप भी उन्हें कुछ बोल देंगे, कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, या आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं, या आप उनकी वर्दी पकड़ सकते हैं, कॉलर पकड़ सकते हैं, क्योंकि गुस्सा तो आ जाएगा कि जब आपने कोई अपराध कारित नहीं किया है और बेवजह आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप ऐसा गलत काम कर रहे हो, तो आप कैसे बचाव करोगे? क्योंकि कल एक ऐसी ही घटना घटित हुई जहाँ पर एक पुलिस वाले ने किसी को रोका और वहाँ पर उसके साथ फिर मारपीट हो गई। देखिए, इस तरह के जो केस होते हैं जहाँ पर इस तरह का अपराध कारित होने की आशंका आपको है, तो सबसे पहले अगर पुलिस वाला भी आपको कहता है कि भाई मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, तुम जेल चलो, तुम्हें थाने चलो, आप पहले तो अपना दिमाग को शांत रखिएगा। आप उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सामने वाली पार्टी आपको उकसाने का काम कर रही है। समझिए, पुलिस वाला चाहता है कि भाई आप हाथ उठाए, आप गाली गलौज करें, आप अपशब्द भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि वो यही चाहता है और आप ये कर भी देते हैं। जैसे ही आपने किया तो बस आपके ऊपर केस हो जाएगा और आप फिर बुरे फंसोगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाओगे, उसके बाद थाना, उसके बाद समझौता, समझौते के बाद पैसों की डिमांड, या फिर न्यायालय के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति कभी हो जाती है, कोई पुलिस वाला आके आपसे गर्मा गर्मी में अपशब्द भाषा का प्रयोग आपसे करवा रहा है, वो उकसा रहा है आपको, कहने का तात्पर्य है उकसाना। अपराध कारित करने के लिए उकसाना भी जरूरी होता है कि आप सामने वाली पार्टी को उकसा रहे हैं, कि आप चाह रहे हो कि भैया सामने वाला कुछ ऐसा करे कि क्राइम क्रिएट हो, है ना। तो ऐसी अवस्था में अगर आप अपना बाइक, अपनी गाड़ी साइड में रखिए, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कीजिए, मोबाइल के लिए एक वीडियो बनाइए, आपके साथ कोई है तो मोबाइल से वीडियो बनाइए या स्वयं बनाइए, और थाना अगर वो कह रहे हैं कि भैया थाने चलो, चले जाइए। जब आपने कोई अपराध कारित नहीं किया है तो थाने जाने में डरना नहीं है। थाने के अंदर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वाला अगर ये कहता है, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, आपने भी हाथापाई कर दी, आपने भी कुछ गाली गलौज कर दी, अपशब्द भाषा का प्रयोग कर दिया, तो वहाँ पर आप बुरे फंसेंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि कल एक ऐसी ही घटना घटित हुई तो मुझे लगा कि ये आपके साथ मुझे बात रखनी चाहिए। एक प्रश्न है कि मैडम 2 साल हो गए हैं सेक्शन 9 का मुकदमा किए हुए, मैंने 3 बार नोटिस भी भेजा है, लेकिन आज तक पत्नी या उसके परिवार वाले उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो क्या तलाक ले सकता हूँ? गवाही भी हो गई, अब
ये प्रश्न, ये जो जिनका ये प्रश्न था ये दोबारा मुझे भेजिए, क्योंकि ये और प्रश्न आए तो ये ऊपर, ये पूरा नहीं पढ़ पाई मैं। देखिए सेक्शन 9 का केस, ये प्रश्न मुझे पूरा दिखा नहीं, जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से बताती हूँ। देखिए सेक्शन 9 का केस किया, 2 साल हो चुके हैं, पत्नी और उसके परिवार वाले उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहे हैं तो ना सही। अब अगर डिग्री आपके पक्ष में आ जाती है, उपस्थिति गवाही हो रही है, थोड़ा वेट कीजिए, डिग्री अपने पक्ष में आने की जज साहब आपके पक्ष में फैसला देंगे, क्योंकि पत्नी उपस्थिति किसी की उपस्थिति नहीं हो रही है। अगर वकील साहब नहीं आ रहे हैं, पत्नी नहीं आ रही है, उसके घर वाले नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहे, तो मामला डिग्री आपके पक्ष में आ जाएगी। कोर्ट ये कहेगा कि भाई आपकी पत्नी को कि भाई अब तुम्हें अपने पति के साथ रहना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर क्या पत्नी वापस आएगी? अगर पत्नी वापस नहीं आती है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, फिर इसको ग्राउंड बनाकर आप तलाक की मांग कर सकते हैं। सेक्शन 9 का जो केस होता है ये लंबा चलता है और इसका रिजल्ट वैसे तो 0 होता है, क्योंकि जिसको आना ही नहीं है आप सेक्शन 9 का केस करें, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वो जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, लेकिन फ़ायदा क्या है, इसको ग्राउंड बनाकर आप तलाक ले सकते हैं, क्योंकि आपने तो उसे बार बार बुलाने की कोशिश की, नोटिस भी भेजा, सेक्शन 9 का केस भी किया, लेकिन वो उसकी उपस्थिति नहीं हो रही है ना, उसके परिवार वालों की ओर से कोई नहीं आ रहा है, तो इसको ग्राउंड बनाकर फिर आप तलाक की मांग कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा डिग्री अपने पक्ष में आने दीजिए। जितना मैंने ये प्रश्न पढ़ा उस हिसाब से मैं इसका आंसर दे रही हूँ। मैडम मेरे विवाह को 13 महीने हो चुके हैं, पिछले 8 महीने से मेरी पत्नी मायके जाकर बैठी है, मुझसे और मेरे परिवार से झगड़ा करके इसी बीच उसका पुत्र प्राप्ति हुई, हमारा मीडिएशन फेल हो गया। उसको पुत्र प्राप्ति हुई, हमको बोलिए उसको क्यों, आपको भी तो हुई ना पुत्र प्राप्ति, आपने गलत लिखा है, झगड़कर इसी बीच हमको पुत्र प्राप्ति हुई, हमसे मीडिएशन फेल हो चुका है पारिवारिक न्यायालय में, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे क्या करना चाहिए उचित? देखिए आपका बेटा हुआ है, 13 महीने हो चुके हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। अगर मीडिएशन फेल हो गया है तो वजह जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वजह क्या है। एक बेटा है, वाइफ है, हो सकता है आपस में मतभेद हुआ हो किसी कारणवश, क्योंकि रीज़न मुझे पता नहीं है कि क्या कारण है। अगर छोटी मोटी नोक झोंक है, अडल्ट्री यहाँ पे नहीं है, कोई अवैध संबंध नहीं है, तो यहाँ पर बेटा है, बच्चा है, तलाक का केस मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूँगी कि आपको कोई भी डाइवोर्स करना चाहिए। आपने लिखा है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है। देखिए गलतियां हो जाती हैं, इंसान हैं, हम लोगों से गलती हो जाती है, हो सकता है पत्नी से भी हो गई होगी, छोटी अगर गलती है तो माफ़ करने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको एक बेटा प्राप्त हुआ है, आपके घर में बेटा आया है, और सोचिए उसको, पत्नी को भी, बेटे को भी आपकी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगी कि तलाक लेना चाहिए। कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर वो रहना ही आपके साथ नहीं चाहती हैं या अवैध संबंध का यहाँ पर मामला आ रहा है, तो फिर आप अलग हो सकते हैं। जो भी आपका आधार है, मतलब जो भी आपका रीज़न है। लेकिन अगर पारिवारिक विवाद है, जैसे सास ससुर की पत्नी से नहीं बनती है या आपकी उनसे नहीं बन रही है, विचार नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर माता पिता से मान लेते हैं उनकी नहीं बन रही है, आपकी वाइफ की, वो कहती हैं कि भाई मुझे अलग रहना है, मान लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा अपनी माता जी से भी बात कीजिए, उनको भी जानने की कोशिश कीजिए कि भाई उनका नेचर क्या है, क्या यहाँ पर दोनों के नेचर की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो ये गलत है। एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, आसपास मकान ले लीजिए, यही कह सकती हूँ। लेकिन अभी छोटा बेटा है, तलाक के लिए मैं बिल्कुल एडवाइस आपको नहीं दूँगी। देखिए तलाक कोई सही चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अगर रिश्ता आपका बिल्कुल बेकार हो गया है, जहाँ पर बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं है रिश्ते में,
है ना, तो आप अलग हो सकते हैं। जहाँ पर मानसिक अशांति हो रही है, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, बहुत टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ, इस तरह से अगर हो रहा है आपके साथ, तो फिर आप तलाक के विषय में सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी। मेरे केस में सेक्शन 9 की डिग्री पाने के बाद आदेश का पालन नहीं किया, फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है या आपका पति आपके साथ नहीं रहना चाहता है और सेक्शन 9 की डिग्री भी आपके पक्ष में आ जाती है, महिला मेंटेनेंस का केस करती है, तो आपको अपनी पत्नी को फिर भी मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। सेक्शन 9 का और मेंटेनेंस का कोई भी रिश्ता नहीं है। महिला ये कह रही कि भाई मुझे इसके साथ इसलिए नहीं रहना क्योंकि मारपीट करता है, या कोई भी आप पे आरोप लगा सकती है, पर मेंटेन तो आपको अपनी पत्नी को करना पड़ेगा और उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा जितनी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब जिस स्टेटस पे आप रहते हैं, अगर आपके पास घर, गाड़ी, नौकर, ये सब कुछ है, तो उसी आधार पर आपकी पत्नी को उतना ही मेंटेनेंस मिलेगा। अब आप ये सोचो कि अगर आपके पास, अब यहाँ पर एक उदाहरण बताती हूँ कि अगर एक व्यक्ति की इनकम एक दिन की 1000 रुपया है, 500 रुपया है, मजदूरी करता है, तो क्या फिर भी उसको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। अब इसमें एक उदाहरण और देती हूँ। अगर पति मान लेते हैं कि नहीं कमाता, वो कहता कि भाई मेरे पास तो जॉब नहीं है, मैं नई नौकरी कर सकता हूँ, मुझे नई नौकरी करनी है, और तो मैं कहाँ से दूँ? जब मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं अपनी पत्नी को कहाँ से भरण पोषण दूँ? तो भी आपको देना पड़ेगा। आपको कोर्ट कहेगी कि भैया आपके हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, जाइए कमाइए और पत्नी को आप गुजारा भत्ता दीजिए। अब एक सिचुएशन आती है कि एक व्यक्ति है जो नौकरी नहीं कर सकता है, उसकी पत्नी नौकरी करती है। पति जो है वो नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो कोई बीमारी है, उसको वो काम नहीं कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की प्राप्ति कर सकता है। दोनों, अगर हम बात करें हिंदू अधिनियम में, तो हिंदू अधिनियम में एक पति भी अपनी पत्नी से पैसों की मांग कर सकता है, मतलब मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, और एक पत्नी भी पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। बस शर्त ये है पति के लिए कि वो कोई गंभीर बीमारी से हो, या वो कमा नहीं सकता, वो बेरोजगार हो और उसकी पत्नी वहाँ पर नौकरी करती हो, है ना, उस अवस्था की बात कर रही हूँ।